मार्च 1 1969 वो डेट थी जब देश के अंदर पहली राजधानी एक्सप्रेस चली और ये चली थी न्यू दिल्ली हावड़ा के बीच। इस ट्रेन की जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड थी वो थी 120 किलोमीटर्स पर आवर। और आज 53 इयर्स बाद जो हमारे देश के अंदर की सबसे तेज राजधानी एक्सप्रेस चलती है उसकी मैक्सिमम स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर, जबकि एवरेज स्पीड्स ऑफ राजधानी अराउंड 80 किलोमीटर पर आवर की आती है। 53 सालों के अंदर सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर से टॉप स्पीड बढ़ी। 20 किलोमीटर पर आवर किसी साइकिल के चलने की स्पीड भी हो सकती है। लेकिन फिर ये हुआ क्यों? 53 सालों में इंडियन रेलवे जो दुनिया से कंपटीशन रखती थी वो दुनिया की वन ऑफ द स्लोएस्ट रेलवे कैसे बन गई और इसे ठीक क्यों नहीं किया जा रहा? इसी बात के बारे में आज हम समझेंगे। दोस्तों, देश के कई बड़े दिक्कतों के जैसे ही पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी और पीएसयूज के अंदर होने वाली इनएफिशिएंसी रेलवेज के स्लो होने के पीछे जिम्मेदार है। अब वो कैसे समझने की कोशिश करते हैं? दोस्तों, एक पॉलिटिशियन जो होता है उसका काम लोगों की सेवा करना नहीं होता है। पॉलिटिशियन का काम होता है कि वो अगला इलेक्शन जीत पाए और इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि जब वो अपने कार्यकाल में हो उस समय पर ऐसी चीजें करे जो उनको अगले इलेक्शन में जीतने की मदद करे। अब इस चीज की वजह से ये नहीं सोचा जाएगा कि 20, 25, 30 साल बाद किस चीज की वजह से फायदा होगा, इमीडिएट किन चीजों से फायदा देखने मिलेगा, उन चीजों के ऊपर ही फोकस जनरली रखा जाता है और ये हमारे देश के रेलवे बजट्स में रखा गया था। दोस्तों, दुनिया के अंदर इंडिया वन ऑफ द ओनली कंट्रीज थी जहां पर रेलवे के लिए अलग बजट एक जमाने तक हुआ करता था। आज की डेट में नहीं होता है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री बजट और रेल बजट है वो पूरी तरीके से अलग हुआ करता था। और ये बजट कितने ज्यादा शॉर्ट साइटेड होते थे ये समझने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ साल 2007-8 के रेलवे बजट से, जो कि अनाउंस किया गया था उस जमाने के रेलवे मिनिस्टर मिस्टर लालू प्रसाद यादव के द्वारा, जो कि ऐसा साल था जब रेलवे प्रॉफिटेबल थी फ्रेट की वजह से। जो ये बजट अनाउंस हुआ उसके अंदर बहुत ज्यादा रिडक्शंस दिए गए थे फेयर्स के अंदर, स्पेशली फ्रेट में। यहाँ पर डीजल, पेट्रोल, स्टील, सीमेंट, इन जैसी कमोडिटीज के लिए जो फ्रेट टैरिफ था उसमें डिस्काउंट दिया गया था, जिसका वजह से इंडस्ट्री खुश हुई। इसके अलावा सेल, इंडियन ऑयल, इन जैसी गवर्नमेंट पीएसयूज को भी कुछ अलग बेनिफिट्स दिए गए थे। सीनियर सिटीजन, लेडीज, इन जैसे पैसेंजर्स को टिकट्स में डिस्काउंट्स और कुछ दूसरे बेनिफिट्स दिए गए थे, जो कि ऑब्वियसली लोगों को इमीडिएटली खुश करने में सक्सेसफुल रहने वाली चीजें हैं। और इसके अलावा दूसरे तरीके के अनाउंसमेंट जो हमारे देश के रेलवे बजट्स में होती थी उस जमाने में, वो थी ट्रेन्स को बढ़ाना, बस ट्रेन्स अनाउंस करते रहना। यहाँ पर 800 कोचेस अनाउंस की गई थी एग्जिस्टिंग ट्रेन्स के अंदर ज्वाइन करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट रेलवे 8 नई गरीब रथ ट्रेन्स, 32 पेयर ऑफ एक्सटेंशन ट्रेन्स उस साल के लिए, 23 पेयर ऑफ एक्सटेंशन साल आने वाले साल के लिए, ऐसे कई सारे ट्रेन्स जो साल में कब हंड्रेड्स ऑफ ट्रेन्स निकल जाती थी कुछ कुछ बजट्स के दौरान, वो अनाउंस की गई थी। लेकिन इसमें आप लोग कहोगे दिक्कत क्या है? लोगों को जो चीजें चाहिए वो तो रेलवे बजट में आ रही थी, लेकिन दिक्कत ये है कि ये पिछले 30 से 40 सालों से हो रहा था। हर साल मैक्सिमम जो चीजें जाती थी वो लोगों को इमीडिएटली खुश करने के हिसाब से खर्च की जाती थी, जबकि रेलवेज की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था 30-35 साल के हिसाब से। अब इसका मतलब क्या है? दोस्तों, रेलवे के अंदर जो ट्रैक्स है वो लिमिटेड थे। ब्रिटिश जो ट्रैक्स बना के गए उसके बाद में कोंकण रेलवे और कुछ दूसरे 2-4 लाइन को अगर हम छोड़ दे तो कोई भी नई लाइंस नहीं बनी, जिसके वजह से एग्जिस्टिंग रूट्स पर कंजेशन बहुत बढ़ते जा रहा था। ऑल्टरनेटिव रूट्स कहीं भी बनाए नहीं जा रहे थे। अगर आज भी अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो एक तो 2-3 ही रूट है। एक तो आप गुजरात साइड से जा सकते हो, आप मध्य प्रदेश साइड से जा सकते हो, लेकिन कोई तीसरा यहाँ पे रूट नहीं है। और इतनी सारी ट्रेन्स अनाउंस होने की वजह से रेलवे ट्रैक्स पर कंजेशन बढ़ते जा रहा था, लेकिन उनको कंजेशन हैंडल करने के लिए, ट्रैक अपग्रेडेशन के लिए या नए ट्रैक्स बनाने के लिए बजट नहीं मिल रहा था। इसके अलावा जो सेकेंड इशू यहाँ पर जनरेट हुआ वो था देश की ब्यूरोक्रेसी और हमारे देश के जो पीएसयूज की इनएफिशिएंसी है उनसे रिलेटेड। बजट तो नए ट्रैक्स के लिए आ नहीं रहा था, लेकिन एग्जिस्टिंग ट्रैक्स के लिए भी नहीं आ रहा था और कई चीजों को नए टेक्नोलॉजी के साथ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश ही नहीं की जाती थी। जैसे एक को मैं एग्जांपल अगर दूं तो देश इंडिया आज भी उन गिने चुने देशों के अंदर या फिर आप कह सकते हो ओनली देशों के अंदर है जहां पर हुप टोकन सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है। आपने कुछ वीडियोस वगैरह देखी होगी जहां पर जो ट्रेन का लोको पायलट होता है वो एक रिंग के जैसे चीज स्टेशन के अंदर फेंकता है या पास ऑन करता है, जो कि ये बताता है कि अगले लाइन के अंदर ट्रेन पहुंच गई है और वो सेक्शन अभी ऑक्यूपाइड है। ये चीज जो है सिग्नल्स एंड ऑटोमेटेड सिस्टम्स के जरिए कई दशकों से दुनिया भर में हो रही है। इंडिया में भी होती है लेकिन कुछ सेक्शंस में अभी भी ये बाकी है। सिग्नलिंग सिस्टम्स हमारे जहाँ की जगह पे आज भी काफी ज्यादा आउटडेटेड है। स्टेशन मैनेजमेंट पुराने तरीके का है। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। हमारे देश के ट्रैक्स इतने पुराने हैं कुछ कुछ एरियाज के अंदर जहाँ पर लोकोमोटिव्स अपनी कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं कर पाते। यानी कि कुछ लोकोमोटिव्स देश में ऐसे हैं जो 200-220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है और बहुत अच्छे से ब्रेक भी कर सकती है, लेकिन कुछ कुछ स्टेशन जो है वो इस तरीके की ब्रेकिंग हैंडल ही नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ट्रेन जब पहुंचने वाली है स्टेशन पे उसके बहुत पहले ही उनको अपनी स्पीड काफी कम कर देनी पड़ती है।
बहुत कम करनी पड़ती है, जिसकी वजह से डी एक्सेलरेशन में बहुत टाइम वेस्ट होता है। जैसे मेट्रो के अंदर तुरंत रुकती है तुरंत चलती है, वैसी ट्रेन अगर कैपेबल भी हो फिर भी नहीं कर पाती। इंडियन रेलवे उन अकेले सिस्टम्स में से एक होगी जहां पर अभी भी झंडे, टॉर्चेस, इन जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है इंडिकेशंस के लिए, जो ब्रिटिश जमाने से चलते आ रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो ये चीजों को अवॉइड कर सकती है, इन चीजों के अंदर लगने वाला समय अवॉइड कर सकती है, जो इश्यूज आगे जाकर आ सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो सकते हैं, ऐसी पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से वो कई जगहों पर अभी भी अपग्रेड नहीं की गई है। और पिछले 40 सालों के अंदर बेसिकली काम यही हुआ कि इमीडिएट अनाउंसमेंट करके लोगों को खुश किया जाए, जबकि लॉन्ग टर्म रेलवेज की क्या हालत होगी उसके बारे में सोचा नहीं गया। ऑनेस्टली पिछले 10 सालों के अंदर काम इस चीज से अलग शुरू हुआ है। सबसे मेनली तो रेलवे बजट को खत्म कर दिया गया ताकि ये जो डेडिकेटेड अनाउंसमेंट वाली बातें हैं वो कम हो सके, चीजों को जो है ओवरऑल पूरी इकोनॉमी के साथ में अलाइन किया जा सके। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसके बारे में बात तो 2000 से हो रही थी, लेकिन एक्चुअल में उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो 15 के बाद में ही ढंग से शुरू हुआ। आज की डेट में मुंबई अहमदाबाद, दिल्ली वाराणसी, दिल्ली हावड़ा, साउथ में चेन्नई से बेंगलुरु, इन ट्रैक्स की स्पीड को अपडेट किया जा रहा है, ट्रैक्स को ही चेंज किया जा रहा है। इनफैक्ट इन ट्रैक्स के लिए जो स्टील था वो इंडिया में बनता तक नहीं था, उसके लिए अभी रिसेंट में जो है स्टील्स इंडिया में बनाने का प्रावधान रखा गया, उसके लिए पीएलए स्कीम की अनाउंस की गई है। कई सारे नए रेलवे लाइंस बन रही है जहां पर ऑल्टरनेटिव रूट्स मिलेगी ट्रेन्स को, ताकि वो कंजेस्टेड एरिया में से नहीं निकले। कई सारे नैरो और मीटर गेज ट्रेन्स को कन्वर्ट कर दिया गया है ब्रॉड गेज में, ताकि वहां पे ट्रेन्स ज्यादा कैपेसिटी के साथ में चल पाए। और ऑब्वियसली हाई स्पीड ट्रेन्स पर डायरेक्टली काम शुरू हो चुका है। हमारे देश के अंदर अभी पहले के जैसे हमें ट्रेन्स के बारे में अनाउंसमेंट देखने के लिए नहीं मिलती कि नई ट्रेन यहाँ वहाँ अनाउंस हुई, लेकिन रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में जब भी सुनने के लिए मिलता है तो वो होता है कोच मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, ट्रैक अपग्रेडेशन, स्टेशन अपग्रेडेशन। तो ये ओवरऑल क्वालिटी ऑफ यूजेज लोगों की बेहतर बना दी है, और ये वो रीजन था जिसकी वजह से देश में कभी भी ट्रेन की स्पीड बेहतर नहीं बन पाई। स्टॉप! इंडिया के इंफ्रा को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो कि ये पढ़ने की वजह से आपका फायदा होने क्या वाला है, कैसे उसको करोगे इस्तेमाल अपने खुद के लाइफ के अंदर, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा द क्रैश कोर्स टू अंडरस्टैंड इंडियन इंफ्रा, ये कोर्स, जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि इस कोर्स में एक्चुअल में आपके लिए रखा क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिए आपको एक लिंक मिल जाएगी, जहां से आप ना सिर्फ समझ पाओगे कि कोर्स के अंदर है क्या एक वीडियो के जरिए, लेकिन अगर चीजें सही लगे तो रजिस्टर भी कर सकते हो, वो भी कुछ मैसिव बेनिफिट्स के साथ, क्योंकि हमारा ये एक न्यू लॉन्च है। तो जरूर एक बार थोड़ा समय निकालकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट करना ना भूले, और चैनल के लिए भी एक सपोर्ट होगा।